Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Faruquddin. प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू है और आज हम इसमें क्लास नंबर 2 जो है वो हम जो है वो लेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एक बिल्कुल बेसिक्स लेवल से हम एडवांस लेवल की तरफ चल रहे हैं। लास्ट क्लास में आपको जो है वो पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग के हवाले से काफ़ी डिटेल्ड बताया कि पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से होते हैं, इनकी क्या टाइप्स होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फिर उनकी अपनी क्लासिफिकेशंस, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, कैपिटल के अकाउंट्स, रेवेन्यूज के अकाउंट्स, एक्सपेंसेस के अकाउंट्स। तो बहुत डिटेल के अंदर हमने लेक्चर नंबर 1 जो है वो आपने देखा था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड के ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप पहले उस वीडियो को कंप्लीट देखें, उससे आपकी जो है वो बेस बनेगी एंड देन उसके बाद फिर हमने इसको आगे लेके चलना है। अच्छा जी, तो आज की क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब हम अपनी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम बात कर रहे होते हैं बुक कीपिंग की, हम बात कर रहे होते हैं अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग प्रोसेस की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने ट्रांजैक्शन को पढ़कर समझना है कि उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है, और उसी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हुए हमने जो होती है वो अपनी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। तो एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस से पहले हम देखते हैं कि जनाब ट्रांजैक्शंस है क्या। बिजनेस में हर चीज जो है वो ट्रांजैक्शन है। हम जब भी अकाउंटिंग में बात कर रहे होते हैं किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने की, तो दरअसल हम बात कर रहे होते हैं कि बिजनेस में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी लेन देन हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, चीजें खरीदी जा रही हैं, चीजें बेची जा रही हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो एक्सप्रेस की जाती हैं वो एक्सप्रेस की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो जनाब ट्रांजैक्शन है क्या? ट्रांजैक्शन इज एन एग्रीमेंट और कम्युनिकेशन कैरीड आउट बिटवीन अ बायर एंड सेलर, यानी बायर और सेलर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो एग्रीमेंट होता है to exchange an asset for payment. It involves a change in the status of finances of two or more business as an individual. इसका मतलब ये होता है कि जनाब जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें फाइनेंसेस की जो स्टेट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जो चीज पहले एक बंदे के पोजीशन में होती है वो बेच देता है, तो वो चीज दूसरे बंदे के पोजीशन में चली जाती है। इसी तरह से जो कैश जो होता है पहले बायर की पोजीशन में होता है, पोजेशन में होता है, जब वो उसको परचेज कर लेता है किसी चीज को, तो वो कैश जो है वो सेलर की पोजीशन में चला जाता है। तो इस तरह से दोनों के फाइनेंसेस में चेंजेस आती हैं। इन अकाउंटिंग एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड थ्रू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हर चीज को जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। आइदर इज अ परचेज ऑफ सेल, चाहे वो कोई परचेज की ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कोई सेल की ट्रांजैक्शन हो, पेमेंट और रिसीविंग हो, इन्वेस्टिंग हो, विड्रॉल्स हो, एक्सेट्रा, यानी जो भी हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं बिजनेस में, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं वो ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में जो है वो मौजूद होती हैं। फॉर द प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस वी नीड टू एनालाइज ट्रांजैक्शन विद ग्रेट केयर। अगर हमने इसकी एक परफेक्ट रिकॉर्डिंग करनी है और अगर हमने इसको एरर फ्री रिकॉर्ड करना है, तो सबसे पहला काम रिकॉर्डिंग करने से भी पहले हमने इन ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है। अब एनालाइज कैसे होता है? एनालाइज करने के लिए हमें 5 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। दीज आर द 5 स्टेप्स। सबसे पहले हमने हर ट्रांजैक्शन से दो दो अकाउंट्स जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। फिर उसके बाद हमने उसमें से नेचर डिसाइड करनी होती है कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिट एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिट, या फिर उसके बाद हम ये नेचर में भी देखते हैं कि कौन से आपके पास एसेट्स हैं, कौन से अकाउंट्स के नीचे लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, तो उसको हम प्रॉपर तरीके से पहले एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि वेदर उनमें जो है वो इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। अकाउंटिंग में हर चीज को इंक्रीज और डिक्रीज की फॉर्म में देखा जाता है कि बिजनेस में वो चीजें हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम इसका एक स्टेप और करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेबिट एंड क्रेडिट, कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिट एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिट। इसको जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर तरीके से जर्नलाइजिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। सो इट्स अ 5 स्टेप प्रोसेस। Analysis of transaction is a 5-step process. Identification of two accounts, then उसके बाद उसकी nature, then उसके बाद उसमें increase and decrease, फिर उसके बाद डेबिट क्रेडिट। एक दफा ये सब चीजें निकल के आ जाती हैं तो फिर आप अपना अकाउंटिंग साइकिल जो है, जिसे आप प्राइमरी अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं, उसको आप शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम प्राइमरी अकाउंटिंग साइकिल पे जाएं, आज की क्लास में हमने पहला लेक्चर के अंदर हमने इसमें
जो चीजें डिसाइड करनी है वो डिसाइड करनी है कि नेचर ऑफ अकाउंट्स और टू अकाउंट्स जो कैसे एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि एक्सचेंज होने के लिए कम से कम दो चीजों का होना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं, एक सवाल करते हैं इसका, एंड देन उसके बाद देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू अकाउंट्स के लिए आपने किस तरह से ये काम करना है। तो जनाब यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन यहां पर गिवन है, मिस्टर जेम्स स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट। मिस्टर जेम्स जो है वो एक हमारे ओनर हैं, उन्होंने एक बिजनेस की शुरुआत की और बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया। अब आपने करना क्या है, ट्रांजैक्शन को पढ़कर इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है कि वो कौन सी दो चीजें हैं जिनके दरमियान ये पूरी की पूरी एक्टिविटी हो रही है। तो यहां पर अगर आप देखें गौर से तो एक एक्टिविटी बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और दूसरी एक्टिविटी कि बिजनेस में जो कैश आ रहा है वो किसकी तरफ से आ रहा है, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब हमने यहां पे देख लिया जनाब कि जो पहला अकाउंट इन्वॉल्व है इसके अंदर वो इन्वॉल्व है कैश, और दूसरा इन्वॉल्व जो है वो ओनर की तरफ से या प्रोप्राइटर की तरफ से इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट को आपको याद होगा हम क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं कैपिटल। तो हमने देखिए कितनी आसानी से ट्रांजैक्शन को पढ़कर दो चीजें जो है वो मालूम कर ली। अब आपने जरा सा इसको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को पढ़ना है, बॉट ऑफिस मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे ग्रांट। अगर आपको कैश और कैपिटल समझ में नहीं आ रहा तो आपको लेक्चर के एंड के ऊपर एक आपको जो है वो लिंक मिलेगा जिसके अंदर तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन जो लेक्चर नंबर 1 में जो मैंने सबको बहुत समझाया था डिटेल के अंदर पिलर्स ऑफ अकाउंट, उसकी पूरी डिटेल होगी। तो पहला आपका ये काम है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस ट्रांजेक्शन वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करें और जो लेक्चर नंबर 1 की जो सीरीज है जो आपने पढ़ी है वो आप पहले इसको देखें ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगी कि अकाउंट्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसके लिए फिर आपको ये चीज परेशान करेगी और ज्यादा। तो बॉट करते हैं जनाब, ट्रांजेक्शन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, बॉट ऑफिस मशीनरी ऑन क्रेडिट। क्या खरीदी गई जनाब, क्या खरीदा गया, ऑफिस मशीनरी खरीदी गई, पहला अकाउंट, और किसमें खरीदा गया, ऑन क्रेडिट खरीदा गया फ्रॉम जे ग्रांट से। अब हमने यहाँ पे दो अकाउंट्स देखने, ऑब्वियसली द फर्स्ट अकाउंट इज इन्वॉल्व दैट इज ऑफिस मशीनरी, इसको आपसे मशीनरी कह सकते हैं, और किस पे खरीदा गया, ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब ऑन क्रेडिट, यानी सामान खरीद लिया है, पैसे देने बाकी हैं जे ग्रांट को, तो ऐसे पैसे जो आपने अपनी सप्लायर को देने होते हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स payable. So that is the two accounts that is involved, machinery and accounts payable. The third account, the third entry, bought motor van. ये पूरा अकाउंट है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, that is motor van, और किसमें खरीद रहे हैं, बाय कैश। ट्रांजेक्शन को पढ़ के सिर्फ ये देखना है कि यार दो चीजों के दरमियान जो एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है। मोटर वैन कंपनी में आ रही है, और क्यों आ रही है, क्योंकि उसके बदले हम जो है वो कैश दे रहे हैं। सो द अकाउंट्स दैट इज इन्वॉल्व इज मोटर वैन द फर्स्ट अकाउंट, और कैश इज द सेकंड अकाउंट। अच्छा, अगर आप इस स्टेज के ऊपर कैश को पहले लिख देते हो, मोटर वैन को बाद में लिख देते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो हमारा जो ये समझ लें कि जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप करेक्ट अकाउंट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करें। अब वो अकाउंट नंबर 1 पहले हो जाए या अकाउंट नंबर 2 पहले हो जाए, इससे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे आगे जाके फिर हमने इस चीज को जब हम रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट पे जाएंगे तो ये बात देखनी पड़ती है कि कौन से अकाउंट पहले लिखे जाते हैं और कौन से अकाउंट्स बाद में लिखे जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं जनाब, एक कस्टमर जे बीच पेज अस बाय कैश। जनाब क्या दिया गया है, कैश दिया गया है, किसकी तरफ से, कस्टमर की तरफ से। कस्टमर वो शख्स होता है जिससे हमने पैसे लेने होते हैं, यानी इसका मतलब ये कहते हैं कस्टमर वो शख्स होता है जिसको हमने अपनी गुड्स सेल की है। अब जब गुड्स सेल कर दी हैं तो उससे हमने डेफिनेटली पैसे लेने होंगे। एक साहब थे जे बीच, उनको हमने गुड्स सेल की थी और उन्होंने उस वक्त पैसे नहीं दिए थे, अब उन्होंने आपको आगे पैसे दिए। अब पैसे क्यों दिए, डेफिनेटली जब उन्होंने गुड्स खरीदी तो पैसे उनको देने पड़ेंगे। तो ऐसे पैसे जो आपने अपने कस्टमर से लेने होते हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल। तो जनाब इसमें जो पहला अकाउंट इन्वॉल्व है दैट इज कैश, और कस्टमर के लिए जो हम अकाउंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल। इट मींस दैट कि ये वो अकाउंट है जो कि आपने रिसीव करना है, ये वो पैसा है जो कि आपने अपने कस्टमर से रिसीव करना था, अब वो पैसा आपको मिल गया, तो दैट इज अकाउंट रिसीवेबल। द नेक्स्ट वन इज पेड अ सप्लायर। अब यहाँ पे अपोजिट हो गया, सप्लायर है और सप्लायर को हम पेमेंट कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं। तो टू अकाउंट्स दैट इज इन्वॉल्वड इज अकाउंट्स पेबल एंड सप्लायर। ओके, नेक्स्ट अकाउंट अब आप लोग बताएंगे मुझे सोच के जरा सा। ऑफिस इक्विपमेंट है, और ऑफिस इक्विपमेंट किस पे खरीद रहे हैं आप, ऑन अकाउंट पे। अब आप जरा सोचिए, ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट एक ही बात होती है, ठीक है। अकाउंटिंग में ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट जो है ये क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। तो अगर आप यहां पर देखें दो अकाउंट, द फर्स्ट अकाउंट दैट इज ऑफिस इक्विपमेंट एंड द सेकंड अकाउंट इज ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। इट मींस दैट कि ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा गया है क्रेडिट के ऊपर, पैसे अभी देने बाकी हैं।
सो वी कैन से दैट द ऑफिस इक्विपमेंट, और ऑन अकाउंट के लिए वी हैव यूज अकाउंट्स पेबल, ठीक है, क्योंकि पैसे देने हैं, ऐसे पैसे जो आपने देने होते हैं आपके ऊपर लायबिलिटी बन जाते हैं, तो दैट इज क्लासिफाइड एज अकाउंट्स पेबल। नेक्स्ट आपके पास आ गया डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। अब आपने कैश इनटू बैंक को रिकॉर्ड करना है अपने पास, तो जनाब यहां पर आ गया आपके पास कैश एंड बैंक। तो द टू अकाउंट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इज कैश एंड बैंक, तो हमने इसमें कैश और बैंक को रिकॉर्ड करना है। So the first account that is involved is cash, and the next account that is involved is bank. Next account is receive check from a customer. Customer के थ्रू जो है वो आपने कस्टमर के थ्रू आपने चेक लिया है, तो डेफिनेटली कस्टमर के थ्रू मिला है, तो डेफिनेटली याद करिए कस्टमर के अकाउंट को हमने क्या नाम दिया था, हमने नाम दिया था कस्टमर के अकाउंट को अकाउंट रिसीवेबल, और चेक मिला है तो चेक की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो डेफिनेटली बैंक के थ्रू होती हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट अकाउंट आ गया वो आ गया बैंक, और दूसरा अकाउंट जो आ गया दैट इज अकाउंट्स रिसीवेबल। फाइनली द नेक्स्ट वन इज सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस आप पे कर रहे हैं जनाब कैश पे, तो जनाब यहां पर आपके पास सैलरी एक्सपेंस द फर्स्ट अकाउंट, और चेक के थ्रू पे कर रहे हैं तो चेक की ट्रांजेक्शन जो होंगी वो बैंक के थ्रू होंगी, तो हमारे पास जो एंट्री हो गई दैट इज सैलरी एक्सपेंस एंड बैंक। तो देखें आपने कितनी आसानी से तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया, और एनालिसिस का जो पहला स्टेप था वो हमने कंप्लीट किया, एंड दैट स्टेप इज बेसिकली कि दो अकाउंट्स एटलीस्ट फाइंड करना, ठीक है। अब ये ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन जो 2 अकाउंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है वो 3 भी कर सकता है, वो 4 भी कर सकता है, क्योंकि डेफिनेटली ट्रांजैक्शंस को पढ़कर अकाउंट एक्सट्रैक्ट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक दफा आप उसकी प्रैक्टिस कर लें और सवाल पढ़कर आपको समझना आ जाए कि जनाब इसमें करना क्या है, तो नंबर ऑफ अकाउंट जितनी भी ज्यादा हो कम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपके सामने एक सवाल और आ रहा है, इसको जो है वो आपने सॉल्व करना है, और इसकी जो ट्रांजेक्शंस हैं वो आपने सॉल्व करके अपने रजिस्टर्स के ऊपर इसी तरह से करनी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस जो है वो आपने करनी है इसकी कंप्लीट, यहां से इसके आंसर्स मत देखिएगा, कोशिश करिएगा कि आप इसके कंप्लीट आंसर्स जो है वो खुद से सॉल्व करें, और फिर जो है वो आप इसके साथ साथ जो है तमाम चीजें अपने रजिस्टर्स के ऊपर सॉल्व करते हुए जो आप इसकी दोनों ट्रांजेक्शंस को एनालाइज करेंगे, इसको आप लेंगे, तो आप देखिएगा कि खुद ब खुद आपकी तमाम चीजें जो है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। और एक दफा ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना आ गया, एक दफा ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना आ गया, इसको समझना आ गया, तो आपके लिए अकाउंटिंग का प्रोसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अकाउंटिंग की बेसिक्स। वंस द फाउंडेशन इज बीन बिल्ड, तो फिर उसके ऊपर इमारत बिल्ड करना कोई बड़ा मसला नहीं होता, वही चीजें होती हैं जो कि बार बार सवाल के अंदर रिपीट हो रही होती हैं। सो वंस द प्रोसेस इज कंप्लीट, इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा कि आपको खुद इसके अंदर बहुत ज्यादा आसानी होगी। सो यहाँ पे सवाल को वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आंसर की तरफ नजर मत डालें, वैसे आंसर में नजर पड़ तो जाएगी आपकी, लेकिन कोशिश करें कि इसमें आंसर की तरफ नजर ना डालें और इसको कंप्लीट तरीके से अपने रजिस्टर में सॉल्व करें, और दैट विल बी द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अभी थोड़ी ही देर के बाद इसमें एक और लेक्चर जो है साथ में कंटिन्यू हो जाएगा, जिसके अंदर मैं 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट करूंगा लेक्चर को। तो आई होप आप इसको वॉच करेंगे कंप्लीट वीडियो, और तीनों एनालिसिस के स्टेप्स जो हैं वो आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुखुद्दीन। हमारी आज की लेक्चर सीरीज जो है ये चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का, इस पे जो है वो कंटिन्यू है, और आज की क्लास में हम अपना जो एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन का चैप्टर अभी हम लोग कर रहे हैं उसको हम मजीद जो है वो कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस जो लेक्चर अभी आप लोग देख ही रहे हैं उसके अंदर हम लोगों ने एनालिसिस के जो 5 स्टेप्स थे उसको आपको बहुत डिटेल में आपको समझाया था, जिसमें हमने कहा था जनाब कि जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2 अकाउंट्स इन ईच ट्रांजैक्शन, यानी हर ट्रांजैक्शन के अंदर आपने 2 अकाउंट्स आउट करने होते हैं। देन उसके बाद उसकी नेचर डिसाइड करनी होती है, देन उसके बाद आपने उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो इफेक्ट होता है उस ट्रांजैक्शन का वो हमने जो है वो रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्लाइड के साथ कनेक्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में कनेक्ट करेंगे, दैट इज रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, एंड देन फाइनली इसके बाद हम जर्नलाइजिंग करना शुरू करेंगे कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को जो है वो जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द सेकंड स्टेप। इंक्रीज एंड डिक्रीज हम इसमें पहले कर रहे हैं, ठीक है, नेचर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे। अभी जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इफेक्ट, कि किस तरीके से हमारी ट्रांजैक्शंस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं जब आप
कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इंक्रीज होने का मतलब कि बिजनेस में कौन सी चीज बढ़ रही है। अब आप अगर कोई चीज परचेज करते हैं, डेफिनेटली बिजनेस के अंदर वो चीज हमारे पास आती है, तो बिजनेस में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, अमाउंट बढ़ जाती है। और जब आप कोई चीज पे करते हैं, यानी पैसे आप देते हैं, तो डेफिनेटली उसकी जो है वो क्वांटिटी कम हो जाती है, तो उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इंक्रीजिंग इफेक्ट को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और डिक्रीजिंग इफेक्ट को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करते वक्त जब आप किसी को उधार वापस करते हैं, तो आपके ऊपर से लायबिलिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और साथ ही साथ आप जो है वो कैश भी पे कर देते हैं, तो कैश भी कम हो जाता है। सिमिलरली जब आप किसी चीज को कैश को रिसीव करते हैं, तो जब आप कैश रिसीव कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली पैसे आपके पास आ रहे होते हैं, और साथ ही साथ जो है वो आपका रिसीवेबल जो है, जिससे आपने पैसे लेने थे, वो कम हो जाता है। तो हमने हर चीज को जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इफेक्ट से जो है वो देखना है कि कौन सी चीज बिजनेस में इंक्रीज हो रही है और कौन सी चीज बिजनेस में डिक्रीज हो रही है। तो आइए जरा सा देखते हैं, नजर डालते हैं एक सवाल के ऊपर, और आपको इस ट्रांजेक्शन के अंदर, इन क्वेश्चन के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज का जो इफेक्ट है वो आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इफेक्ट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यही आपकी बेस बनाएगा कि जब आप यानी कि प्रोसेस में जाएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में जाएंगे, तो यही चीज आपकी जो है वो बेस बनाएगी कि किस तरह से हमने ट्रांजेक्शन्स को जो है वो अपने पास जर्नलाइजिंग करनी है, उसके लेजर्स बनाने हैं, ट्रायल बैलेंस बनाना है, बहुत सारे काम हमें जो है वो अकाउंटिंग में करने होते हैं। तो इसी तरीके से आपको इसी स्टेप के थ्रू आपको क्लियर होगा कि कैसे चीजों को अपनी बुक्स में जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई है, 5 ट्रांजेक्शंस। इसमें कह रहे हैं आपसे जनाब के मिस्टर टीटू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, हमारे पास एक ओनर है मिस्टर टीटू, और ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं कैश इन्वेस्टमेंट से। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर 2 अकाउंट्स फाइंड आउट कर लें, तो आपने यहाँ पे देखा जनाब, एक अकाउंट है हमारे पास कैश और दूसरा अकाउंट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। तो हमने कितनी आसानी से इसमें जो है वो 2 अकाउंट जो है वो फाइंड आउट कर लिए। इसी तरह से अगर हम अगले में देखें, तो हम ऑफिस फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कैश। तो 2 चीजें जिनके दरमियान चेंजेस आ रही हैं, वो चीजें हैं आपके पास, एक में ऑफिस फर्नीचर और दूसरा जो है वो उसके बदले हम क्या पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं कैश। तो डेफिनेटली जो ट्रांजेक्शंस हो रही हैं वो इन 2 चीजों के दरमियान हो रही हैं, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज फर्नीचर और कैश के दरमियान हो रहा है। थर्ड में अगर हम देखें, तो हमने परचेज किया है ऑफिस इक्विपमेंट, और किस पे परचेज किया है, ऑन अकाउंट। ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट एक ही बात होता है, कि आपने इक्विपमेंट खरीद लिया है और इसको आपने उधार पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, ऑन अकाउंट खरीदा है, इसका मतलब कि आपने पैसे देने अभी इसके बाकी हैं, अभी आपने इसके पैसे नहीं दिए। सेकंड वन इज परचेज स्टॉक। स्टॉक का वर्ड जो है ये उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो हमारे बिजनेस के सेलेबल आइटम होते हैं, या दूसरे लफ्जों में कि ये हमारे बिजनेस की वो चीजें हैं जिनको हम बेचकर पैसे कमाएंगे, ये हमारी गुड्स हैं, ये हमारी मर्चेंडाइज हैं, ये हमारा स्टॉक है। तो स्टॉक वो चीज होती है जो कि हमारे बिजनेस का, समझ लें, इन्वेंट्री होती है, और इस चीज को हमने सेल करना है। अगर ये चीजें सेल नहीं हुई, इनको रखने का मकसद जो है वो सेलिंग है, अगर ये चीजें सेल नहीं हुई तो हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फार्मेसी स्टोर चला रहे हैं, अगर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, तो मेडिकल स्टोर के लिए जितनी भी उसकी गुड्स हैं या स्टॉक है, वो उसकी मेडिसिन हैं। अगर वो मेडिसिन को बेच नहीं सका, तो डेफिनेटली उसको जो है वो नुकसान होगा और वो बिजनेस को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। सो हम यहाँ पे 2 चीजों के दरमियान ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक स्टॉक के दरमियान और दूसरी कैश के दरमियान। तो जो एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज हो रही है, आपके पास स्टॉक आ रहा है और आप उसके बदले कैश दे रहे हैं। सेकंड वन इज परचेज स्टॉक, सेम चीज, लेकिन इस दफा किस पे कर रहे हैं, ऑन क्रेडिट, यानी लायबिलिटी के ऊपर हो रहा है। इट मींस दैट कि आपने स्टॉक खरीद लिया है और अभी उसके पैसे देने जो है वो बाकी हैं। तो हमने देखी कितनी आसानी से हमने 2 अकाउंट जो है वो, जो हमारा पहला स्टेप था, वो हमने पूरा कर लिया। अब आपसे मैं यहाँ पे एक स्टेप और कह रहा हूं कि जनाब, आपने यहाँ पे ये भी बताना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स में कौन सी चीजें इंक्रीज कर रही हैं और कौन सी चीजें डिक्रीज कर रही हैं। अच्छा, ये बात जरूरी नहीं है कि अगर 2 अकाउंट्स हैं तो एक चीज इंक्रीज कर रही है और दूसरी चीज डिक्रीज कर रही है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है दोनों चीजें भी इंक्रीज कर सकती हैं और दोनों चीजें भी डिक्रीज कर सकती हैं, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो है वो मौजूद हैं। अब हम यहाँ पे अगर देखें, तो इंक्रीजिंग के लिए हम जो है वो प्लस की साइन लगाएंगे, दैट इज इंक्रीज ऑफ अकाउंट, और डिक्रीजिंग के लिए हम जो है वो माइनस साइन लगाएंगे। इसका मतलब दोनों अकाउंट्स को हमने जो है वो
प्लस और माइनस से जो है वो रिप्रेजेंट करना है कि बिजनेस में कौन सी चीजें बढ़ रही हैं और कौन सी चीजें कम हो रही हैं। तो आइए पहले बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन की। कह रहे हैं जनाब मिस्टर टीटू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट। अब आप एक मिनट के लिए सोचें कि बिजनेस में मिस्टर टीटू ने जो है वो कैश की इन्वेस्टमेंट की है। बिजनेस में पहले कोई भी कैश मौजूद नहीं था क्योंकि बिजनेस का वजूद ही नहीं था। अब बिजनेस में कैश आ चुका है तो डेफिनेटली जब बिजनेस में कैश आएगा तो बिजनेस में कैश जो है वो प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इज आवर कैपिटल। इन्वेस्टमेंट हमारा जो है वो ओनर सिक्योरिटी है, हमारा पैसा है जो कि ओनर ने लगाया है। आज से पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई बिजनेस ही नहीं था तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी। अब बिजनेस भी आ चुका है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। इसका मतलब ओनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट आई तो बिजनेस में ओनर की इन्वेस्टमेंट का इजाफा हो गया। तो जैसे जैसे ओनर इन्वेस्ट करता है वैसे वैसे उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी में बढ़ती रहती है। तो देखिए हमने किस तरह आसानी से इसकी जो है वो वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें पहला अकाउंट क्या है, आप कहेंगे जनाब कैश है। और मैं आपसे कहूं कि ये प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, दूसरे लफ्ज में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो आप कहेंगे ये प्लस हो रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने कैश के आगे जो है वो प्लस का साइन जो है वो मेंशन कर दिया। अब दूसरी तरफ चलते हैं। आपसे कह रहे हैं जनाब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा कैपिटल है। कैपिटल बिजनेस में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आप कहेंगे जनाब बढ़ रहा है, तो कैपिटल को आपने जो है वो प्लस कर दिया। सिमिलरली आप आगे बढ़े, आगे जब बढ़ते हैं आपके पास तो यहाँ पर आपके पास दो चीजें और हैं, एक है फर्नीचर और एक है कैश। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए, आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कैश के ऊपर, क्या चीज बिजनेस में आ रही है, क्या चीज बिजनेस में जा रही है। तो आपने बड़ी आसानी से अंदाजा लगा लिया कि जब आप फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर बिजनेस में आ जाता है, तो फर्नीचर जो आ गया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई बिजनेस में, और कैश उसके बदले चला गया तो कैश जो है वो डिक्रीज हो गया। तो हमने कहा जनाब पहला अकाउंट है हमारा फर्नीचर जो कि प्लस हो रहा है और दूसरा अकाउंट है हमारा कैश जो कि माइनस हो रहा है। तो हमने कितनी आसानी से इसके दोनों अकाउंट्स ना सिर्फ फाइंड आउट कर लिए बल्कि हमने उसका जो प्लस और माइनस का इफेक्ट है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इफेक्ट है, वो भी हमने इसमें जो है वो मालूम कर लिया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इस पर ग्रिप करना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चल के जब हम डेबिट क्रेडिट करेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, तो वहां पर जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो इसी प्लस और माइनस को सामने रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। ओके, थर्ड वन करते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया प्लस के लिए और लायबिलिटी में खरीदा, उधार पे खरीदा। अब जब आप कोई चीज उधार पे लेते हैं तो आपके ऊपर उधार बढ़ जाता है, ठीक है जी। आपने किसी से उधार लिया हुआ था, लेट्स सपोज 10,000 रुपए, फिर आपने उससे 10,000 रुपए उधार और ले लिया। इट मींस दैट कि आपका उधार जो है वो बढ़ गया। उधार कम होता है जब आप उधार के पैसे वापस कर देते हैं। तो जब आप कोई चीज उधार पे खरीदते हैं, उधार लेते हैं, जब हमारे ऊपर लायबिलिटी में इजाफा होता है। याद रखिएगा, जब लायबिलिटी हमारी बढ़ती है तो उसके लिए जो हम अकाउंट यूज करते हैं उसका नाम होता है अकाउंट्स पेबल, ठीक है। अकाउंट्स पेबल को मैं यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूँ A/P, आप लोग यूज नहीं करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज करना मना है, आप पूरी चीज लिखेंगे अकाउंट्स पेबल। तो यहाँ पर जनाब आपके पास दो अकाउंट आ गए, एक आ गया ऑफिस इक्विपमेंट और एक आ गया अकाउंट्स पेबल। मैं आपसे पहले भी कहा है कि आपने पूरा लिखना है। यहाँ पे मेरे पास मुझे जगह कम होती है स्लाइड पर तो मैं इसको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूँ। शॉर्ट फॉर्म यूज करना मना है, आप इसको पूरा लिखेंगे अकाउंट्स पेबल। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टॉक। स्टॉक गुड्स या मर्चेंडाइज, इसके लिए जो हम टाइटल यूज करते हैं उसका नाम है परचेजेस। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि हर चीज अपने नाम से आती है क्योंकि वो एसेट होती है। स्टॉक जो है उसकी नेचर है एक्सपेंस, क्योंकि ये चीज हम बेचकर उससे कीमत हासिल करते हैं, उससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जो चीजें आप इस्तेमाल करने की नीयत से खरीद रहे हैं जैसे कि फर्नीचर और इक्विपमेंट, तो इन दोनों को आपने नाम दे दिया फर्नीचर या इक्विपमेंट, और जो आपका स्टॉक है इसको आपने जो नाम दिया दैट इज परचेजेस, ठीक है जी। तो याद रखिएगा गुड्स स्टॉक के लिए जो है वो हम परचेजेस का टाइटल क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां पर जनाब परचेजेस प्लस हो गई और कैश आपने पे कर दिया तो कैश जो है वो माइनस हो गया। इसी तरह से स्टॉक आपने दोबारा परचेज किया तो परचेजेस आपकी प्लस हो गई और ऑन अकाउंट के लिए आपने यूज कर लिया अकाउंट्स पेबल। अब इसी का अपोजिट ट्रांजेक्शन करते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं जनाब, अब आप कर रहे हैं सेल, बेच रहे हैं। जब आप सेल करते हैं तो कंपनी में रेवेन्यू जनरेट होता है, आमदनी होती है, आमदनी आती है, और साथ ही साथ जब आप सेल करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके बदले कैश रिसीव होता है, कैश आपके पास आता है। तो कैश जब आप होगा, जब आपने गुड्स सेल की तो आपको कैश मिला, तो कैश हमारा बिजनेस में बढ़ गया, और साथ ही साथ जब आपने गुड्स को सेल किया तो कंपनी के रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ। जब आपने गुड्स परचेज की थी, यहां देखिए परचेज स्टॉक, तो आपने वर्ड यूज किया था परचेजेस, परचेज स्टॉक,
आपने वर्ड यूज किया परचेजेस, अब आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड सेल्स। तो सेल्स गुड्स या सेल्स स्टॉक या सेल्स मर्चेंडाइज के लिए हम जो टाइटल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सेल्स, दैट शोज द रेवेन्यू अकाउंट। और परचेज गुड्स या परचेज स्टॉक या परचेज मर्चेंडाइज के लिए जो हम टाइटल यूज करते हैं दैट इज एक्सपेंस, इसका नाम है परचेजेस। नेक्स्ट वन इज सोल्ड सेल्स स्टॉक। अगेन आपने कहा जनाब सेल्स स्टॉक, और इस दफा ऑन क्रेडिट, यानी कस्टमर को आपने जो है वो क्रेडिट पे गुड्स क्या किए हैं, सेल किए हैं। अच्छा, अब आपने जब क्रेडिट पे गुड्स सेल किए तो आपने कस्टमर से पैसे लेने हैं। जो लेने वाले पैसे होते हैं, जैसे हमने कहा था यहाँ पर पैसे आपने देने हैं तो हमने इसको नाम दिया था अकाउंट्स पेबल। अब आपने पैसे यहाँ से लेने हैं तो हमने यहाँ पर उसको नाम दिया अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल को हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं A.R से। तो जनाब यहाँ पर आ गया पहला अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल, दूसरा अकाउंट आ गया सेल्स। अच्छा जी, पेड टू क्रेडिटर्स। अब आपने पेमेंट की क्रेडिटर्स को, किस फॉर्म में पे की, कैश की फॉर्म में। जब आप क्रेडिटर्स को पे करेंगे, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको आपको लायबिलिटी होल्डर होते हैं, आपको इन्होंने पैसा वापस करना होता है, आपने पैसा उनको देना होता है। तो क्रेडिटर्स हो गए, ये हमारी लायबिलिटी हो गई। जब आपने लायबिलिटी को पैसे वापस कर दिए तो हमारे ऊपर से लायबिलिटी कम हो गई और साथ ही साथ कैश भी कम हो गया। सप्लायर के लिए, क्रेडिटर्स के लिए जो हम अकाउंट यूज करते हैं उसका नाम होता है अकाउंट्स पेबल, जो कि डिक्रीज हो गया क्योंकि हमने पैसे वापस कर दिए और साथ में हमने कैश भी माइनस कर दिया। इसी का अपोजिट करते हैं रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर। पैसे मिले, किससे मिले, कस्टमर से मिले। तो कस्टमर के लिए, जैसे हमने पहले भी कहा था कि सप्लायर के लिए अकाउंट्स पेबल, तो कस्टमर के लिए अकाउंट रिसीवेबल। और रिसीव कैश हुआ है तो पैसे हमारे पास बढ़ गए, प्लस हो गए, और कस्टमर से जो पैसे मिलने वाले थे वो कम हो गए, माइनस हो गए, क्योंकि कस्टमर से आपने पैसे ले लिए। सपोज कर लें आपने कस्टमर से 10,000 रुपए लेने थे, उसने आपको 8,000 रुपए दे दिए, तो 10 में से 8 मिल गए, तो अब जो पैसे लेने हैं वो सिर्फ आपने 2,000 रुपए लेने हैं। तो रिसीवेबल की वैल्यू कम हो गई और कैश की वैल्यू बढ़ गई। इट मींस दैट कैश हमारा प्लस हो गया और अकाउंट रिसीवेबल हमारा माइनस हो गया। तो इस तरह से हमने जो इसका पहला स्टेप था उसके साथ हमने दूसरा स्टेप भी कनेक्ट कर दिया कि जनाब आपको ये बता दिया कि किस तरीके से आप जो है वो अपनी ट्रांजेक्शंस के अंदर पहले दो अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद फिर उसका प्लस माइनस का स्टेप देखेंगे कि किस तरह से कहीं कहीं पर आप देखें दोनों चीजें प्लस हो रही हैं, कहीं पर एक प्लस है एक माइनस है, कहीं पर दोनों चीजें माइनस है। तो ये मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमने इसको बड़ी आसानी से जो है वो कंप्लीट किया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसकी एक क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, फिलहाल इसकी जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज द ट्रांजेक्शन, और फिर उसके बाद इसके आंसर्स को इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो शेयर करूंगा, ताकि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो इससे हो जाए। लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो इसी का कनेक्टेड लेक्चर होगा अभी थोड़ी देर के बाद फौरन शुरू हो जाएगा। इसके अंदर हम इसका जो थर्ड स्टेप है दैट इज टू एनालाइज द पिलर्स ऑफ अकाउंट, उसको हमने कंप्लीट करके इस पूरी की पूरी सीरीज को, इस पूरे के पूरे चैप्टर को जो है वो एक साथ जो है वो पढ़ना है। और ये हमारी क्लास नंबर 2 है जो कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर के अंदर या प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के सिलेबस के अंदर ले रहे हैं। सो कंटिन्यू करिए नेक्स्ट लेक्चर को। फिलहाल यहीं पर लेक्चर स्टॉप करते हैं, साथ ही साथ कनेक्टेड हो जाएगा, मर्ज लेक्चर है, आपको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुख अदील। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की लेक्चर नंबर 2 हमारा कंटिन्यू है और इस लेक्चर के अंदर आप एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन को फाइनल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि इट्स अ 5 स्टेप प्रोसेस, जिसमें अभी हम फिलहाल जो इसके शुरू के 3 स्टेप्स हैं उनको हम फोकस कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर हम ट्रांजैक्शंस को जो है वो रिकॉर्ड करना जो है वो सीख रहे हैं। अभी तक अगर हम देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने 2 काम कर लिए थे। एक, हमने 2 अकाउंट डिसाइड कर लिए हैं, फिर उसके बाद हमने ये देख लिया है कि जनाब उनके दरमियान इंक्रीज और डिक्रीज का जो फैक्टर होता है वो किस तरीके से जो है वो लगता है, कौन सी चीजें इंक्रीज हो रही हैं, कौन सी चीजें डिक्रीज हो रही हैं। अब हम इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, दैट इज वी कॉल्ड द नेचर ऑफ अकाउंट। अब हमें इसमें नेचर ऑफ अकाउंट्स को जो है वो डिसाइड करना है कि जनाब नेचर ऑफ अकाउंट क्या है और किस तरीके से इसकी होती है। तो जरा सा सवाल, और इसके बाद 2 चीजें और हैं, डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करना है और उसके बाद फिर जनरल आके हमारा जो है वो स्टॉक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका प्रोसेस है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन का, ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा देखते हैं कि हमारे पास नेचर ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी हैं। सो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वी हैव टू रिकॉर्ड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारे पास 5 बेसिक नेचर ऑफ अकाउंट्स के अंदर मौजूद होती हैं। और इसके लिए आपको एक शॉर्ट वर्ड भी बताया था, दैट इज कॉल्ड क्लियर। क्लियर स्टैंड्स फॉर C for capital, L for liability, E for expense, A for asset and R for revenues। जो मेजर अकाउंट्स हैं वो मैं आपको एक दफा दोबारा से रिकैप करवा रहा हूं ताकि आपको दोबारा से जो इसके इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं
वो आपके पास वापस आ जाए। तो आपके जहन में आ जाए तो एसेट्स में हमारे पास जो मेजर अकाउंट्स हैं वो हमारे पास कैश, बैंक, जो पैसे हमने बैंक में रखवाए होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स, वो पैसे जो हमने अपने कस्टमर से लेने होते हैं, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, अनसोल्ड आइटम होती है हमारे पास, सप्लाईज हमारे पास जो है वो ऑफिस सप्लाईज हैं, किचन सप्लाईज हैं, स्टोर सप्लाईज हैं, जो चीजें जो हम ऑफिस में रोजमर्रा के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं, प्रीपेड्स, वो पैसे जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं विदाउट गेटिंग एनी सर्विसेज, और सर्विसेज हमको बाद में मिलेंगी उसकी, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, बहुत सारे एसेट्स आपके पास जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। लायबिलिटी में वी हैव अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, अनअर्न्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ये हमारी कॉमन लायबिलिटीज हैं। कैपिटल में वी हैव टू अकाउंट्स, दैट इज कैपिटल एंड ड्राइंग। रेवेन्यू में वी हैव नंबर ऑफ अकाउंट्स, सेल्स, कमीशन इनकम, सर्विस इनकम, रेंट इनकम एंड सो ऑन। एक्सपेंस, we have common expenses like purchases, salaries, rent paid, wages, interest expense and advertising। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपके जो कॉमन एक्सपेंसेस अकाउंट्स हैं, जो कॉमन आपके अकाउंट्स हैं, उसको मैंने जल्दी से एक दफा रिकैप कर दिया, क्योंकि अभी आगे सवाल में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपने जो है वो इस चीज को जहन में रखना है। जी जनाब, चलें आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा जनाब कि आपने 5 स्टेप्स के अंदर अभी हमने तीसरा स्टेप जो है वो अपना शामिल करना है। तो एक सवाल करते हैं इसका एंड देन इसको लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। एनालाइज द नेचर ऑफ अकाउंट्स इन ट्रांजैक्शन विद प्लस एंड माइनस इफेक्ट, यानी अब अपने 3 काम करने, अकाउंट्स ढूंढने, उनका प्लस माइनस देखना है और साथ में उसकी नेचर भी बनानी है। एक सवाल आपके सामने, कुछ 8 ट्रांजैक्शन है, इनको वन बाय वन करके करते हैं, और एक दफा ये 8 ट्रांजैक्शन समझ में आ गई तो डेफिनेटली हमारे लिए आगे का काम करना जो है वो इंतहाई आसान हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर ट्रांजैक्शन जो होती है वो इसी तरीके से जो है वो आती हैं और इसके अंदर कोई खास जो होता है वो फर्क नहीं होता। तो जनाब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कहते हैं जनाब, मिस्टर जैक स्टार्टेड बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग अमाउंट इन बैंक। तो मिस्टर जैक ने जो है जनाब पैसे जमा कराए हैं बैंक में और इन्होंने बिजनेस की शुरुआत की है। अब आपको पता है कि बिजनेस की शुरुआत जो होती है वो इन्वेस्टमेंट से ही होती है, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका हमारे पास नहीं है। या तो आप किसी से लोन लेके पैसा लगाते हैं तो लायबिलिटी आ जाती है, या फिर आप अपना पैसा लगाते हैं, दैट इज कैपिटल। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे 2 अकाउंट्स कौन से हैं, तो आप एक का नाम लेंगे स्टार्टेड बिजनेस, एक का नाम आपने दे दिया बैंक। परचेज फर्नीचर बाय चेक, तो जो अकाउंट्स यहाँ पर मौजूद है एक फर्नीचर है और चेक के लिए हमने बैंक को यूज कर दिया। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक एंड पुट इट इन द कैश टिल। कैश टिल वो हमारा जो शॉप के अंदर वो जो लॉकर होता है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक लॉकर होता है, जिसके अंदर आपने देखा होगा अक्सर दुकानों पे मशीन रखी होती है, उस पर एक पासवर्ड लगा होता है, जैसे ही वो पासवर्ड प्रेस करता है वो एक ड्रॉ नीचे से खुल जाता है जिसमें मुख्तलिफ जो होते हैं वो खाने बने होते हैं, जिसमें उसने अपने नोट को सेट किया होता है, और जैसे ही वो बंद करता है वो पासवर्ड दोबारा एक्टिव हो जाता है। तो फिर जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे वो ओपन नहीं हो सकता। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक लॉकर सिस्टम होता है उसको टिल कहा जाता है। तो क्या है जनाब, वो आपने कैश बैंक से निकाला और लाके अपने टिल में रख लिया, यानी कि अपने लॉकर में रख लिया। सो दे हैव द एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 थिंग्स। पैसे आ रहे हैं कैश की फॉर्म में, और कहां से आ रहे हैं, बैंक से आ रहे हैं। परचेज गुड्स ऑन कैश, गुड्स खरीदी गई, गुड्स स्टॉक और मर्चेंडाइज एक ही बात है। तो परचेज गुड्स ऑन कैश। देन वी हैव परचेज गुड्स बाय चेक। तो यहाँ पर आपके पास 2 चीजें आ गई, गुड्स खरीदी गई, कैसे खरीदी गई, चेक के थ्रू खरीदी गई। तो चेक की सारी ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो बैंक के थ्रू होती हैं। डिफेक्टिव फर्नीचर रिटर्न टू सप्लायर, ठीक है जी, हमने फर्नीचर रिटर्न किया, ये फर्नीचर जो हमने यहाँ पर खरीदा था ये हमने जो है वो रिटर्न कर दिया, और उसके बदले हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया उसके बदले कैश मिल गया। तो फर्नीचर हमने वापस किया और उसके बदले हमें कैश मिल गया। देन वी हैव सोल्ड गुड्स, गुड्स हमने सेल की, किस पे सेल की, कैश पे सेल की। पेड रेंट फॉर द शॉप बिल्डिंग, रेंट पे किया, कैसे पे किया, चेक के थ्रू पे किया। तो देखिए हमने कितनी आसानी से सिर्फ ट्रांजेक्शन को पढ़ा और खुद ब खुद हमारे सामने जो 2 अकाउंट्स थे वो हमारे सामने मौजूद थे। एक दफा आपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब मिस्टर जैक ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप कहेंगे जनाब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैपिटल में यकीनन इजाफा हुआ होगा, और पैसे बैंक में डाले तो बैंक में भी इजाफा हो गया होगा। फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज कर गई, और चेक के थ्रू खरीदा है तो चेक का मतलब हमने पेमेंट की है, तो चेक के थ्रू हमारा बैंक जो है वो माइनस हो जाएगा। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले और कैश में डाले, इसका मतलब कैश हमारी कंपनी के अंदर बढ़ गया और बैंक हमारी कंपनी से माइनस हो गया। गुड्स परचेज की, गुड्स हमारा एक्सपेंस होती हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गई, गुड्स इंक्रीज हो गई, एक्सपेंसेस बढ़ गए, और कैश पे खरीदी तो कैश माइनस हो गया। गुड्स परचेज की, गुड्स परचेज हुई, गुड्स इंक्रीज हो गई, और चेक के थ्रू खरीदी तो चेक हमारा माइनस हो गया। फर्नीचर जो रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, तो जब हमने फर्नीचर खरीदा था तो फर्नीचर को हमने प्लस किया था,
अब वापस कर दिया तो फर्नीचर हमारे पास से माइनस हो गया और इसके बदले हमें बिजनेस में क्या मिल गया, कैश मिल गया। तो हमारा कैश जो है वो इंक्रीज हो गया। ऊपर वाली ट्रांजेक्शन का बिल्कुल रिवर्स, जब हमने फर्नीचर परचेज किया था तो पैसे दिए थे, आपको फर्नीचर डिफेक्टिव निकला, खराब निकला, उसको हमने वापस कर दिया, तो फर्नीचर वापस चला गया तो माइनस कर दिया और उसके बदले हमने उससे कैश ले लिया, पैसे ले लिए। सोल्ड गुड्स, जब हमने गुड्स सोल्ड की तो हमारे रेवेन्यू यानी हमारी आमदनी में इजाफा हुआ और साथ ही साथ हमको कैश भी रिसीव हुआ। रेंट पे किया तो हमारे खर्चों में इजाफा हुआ, रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, तो डेफिनेटली जैसे जैसे आप कोई खर्चा पे करते हैं, जैसे जैसे आप कोई अमाउंट पे करते हैं, तो हमारा रेंट है, सैलरी है, जो भी एक्सपेंस होता है, जब वो पे किया जाता है तो हमारे खर्चों के अंदर, हमारे एक्सपेंसेस के अंदर इजाफा होता है। और चेक के थ्रू पे किया तो चेक जो है वो इसका माइनस हो गया, अमाउंट हमारे पास से चली गई। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर तीन चीजें निकालनी है। एसेट्स के लिए हम यूज करेंगे ए, लायबिलिटीज के लिए हम यूज करेंगे एल, कैपिटल के लिए सी, रेवेन्यूज के लिए हम यूज करेंगे आर और एक्सपेंसेस के लिए हम यूज करेंगे ई। अब हमने जो है वो जो नेचर ऑफ अकाउंट है वो भी हमने इसमें डालनी है। आइए जरा इसमें नेचर अकाउंट डालते हैं। इन्वेस्टमेंट हो रही है तो इन्वेस्टमेंट को हमने नाम दे दिया सी। बैंक है तो बैंक अभी आपको मैंने दिखाया था, तो बैंक है हमारा एसेट, तो हमने इसको कह दिया ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अकाउंट की नेचर तैयार हुई वो कुछ इस तरह से हुई कि बैंक प्लस हो गया एसेट की अकाउंट की फॉर्म में और कैपिटल भी प्लस हो गया कैपिटल की फॉर्म में। फर्नीचर को आपको पता है कि फर्नीचर को कहा जाता है एसेट, तो फर्नीचर हो गया ए। चेक हमारा बैंक से जाएगा तो बैंक को हम भी एसेट। इसका मतलब ये हुआ कि फर्नीचर एक अकाउंट हो गया, प्लस हो रहा है एसेट की फॉर्म में, बैंक दूसरा अकाउंट है, माइनस हो रहा है एसेट की फॉर्म में। इसी तरह से तीसरी चीज डालते हैं, कैश प्लस हो रहा है, कैश की नेचर एसेट है, बैंक माइनस हो रहा है, बैंक की नेचर भी एसेट है। गुड्स, गुड्स हमारी एक्सपेंस होती है क्योंकि ये वो चीज है जो हमने इस मकसद के लिए खरीदी है कि हम उसको सेल करेंगे, बेचेंगे। तो गुड्स हमने खरीदी, हमारे एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ, नाम इसका लिखा जाएगा परचेजेस। जहां भी गुड्स परचेज होंगी वहां पे हम परचेजेस का टाइटल जो है वो यूज करेंगे। और हमारे पास से कैश चला गया तो कैश को हमने जो है वो माइनस में लिख लिया और कैश हमारा जो है वो एसेट है। अगेन सेम प्रोसेस हो रहा है, गुड्स परचेज हो रही है, गुड्स के लिए हमने यूज किया एक्सपेंस और चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो चेक हमारा जो है वो बैंक से जाएगा, बैंक हमारा माइनस हो गया और माइनस हुआ और बैंक की नेचर बन गई एसेट। डिफेक्टिव फर्नीचर वापस गया और उसके बदले कैश आया, तो कैश हमारे पास वापस आ गया तो कैश को हमने प्लस कर दिया, दैट इज एसेट। और हमारे पास से फर्नीचर चला गया तो फर्नीचर को हमने माइनस कर दिया, दैट इज ऑल्सो योर एसेट। गुड्स हमने सेल की, कैश बढ़ा, एसेट। गुड्स सेल की, गुड्स की नेचर जो होती है वो रेवेन्यू अकाउंट होती है क्योंकि सेल गुड्स हो रही है, गुड्स हमने सेल किया है। यहां पर हमने गुड्स जब परचेज किया था तो नाम दिया था परचेजेस, एक्सपेंस की फॉर्म में। अब हमने वही गुड्स जो है वो सेल की हैं, तो जो गुड्स हमने खरीदी थी बेचने की नियत से उनको हमने बेच दिया। जब उनको बेच दिया तो कंपनी की आमदनी यानी कंपनी के रेवेन्यू में इजाफा होगा, तो इसको हमने नाम दिया सेल्स। सेल्स के साथ हमने लगाया प्लस क्योंकि आमदनी हमारी बढ़ रही है, रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है और डेफिनेटली ये हो गया हमारा रेवेन्यू। रेंट एक्सपेंस पे किया तो रेंट की नेचर होती है एक्सपेंस, जब आप कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो आपका खर्चा बढ़ जाता है, तो रेंट एक्सपेंस लिखना है आपने पूरा। और साथ ही साथ आपने बैंक कर दिया तो बैंक की वैल्यू यहां से जो है वो माइनस हो गई। तो आपने कितनी आसानी से जो है वो तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन्स को जो है वो तीसरे स्टेप के अंदर भी कंप्लीट कर लिया। इट मींस दैट हमारे तीन स्टेप्स जो हमने डिसाइड किए थे कि इस लेक्चर के अंदर, इस सीरीज के अंदर हमने जो है वो तीन स्टेप्स कंप्लीट करने। तो फर्स्ट वन इज टू आइडेंटिफाई द टू अकाउंट्स, द नेक्स्ट वन इज टू determine the increasing and decreasing factor, which accounts are increasing and which accounts are decreasing, and the third one is to record or is to identify the nature of the account, कि किस तरह से आपकी जो accounts होती है वो आपने assets, liabilities, capital, revenue और expenses में क्लासिफाई करनी है। तो एक दफा ये तमाम की तमाम चीजें आ जाएंगी तो फिर हमारा जो अगला स्टेप होगा दैट इज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट एंड एप्लीकेशन ऑफ रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो वो आपके लिए जो होगा वो बहुत सिंपल हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से अपनी तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर तरीके से उसकी जर्नलाइजिंग और उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकेंगे। एक क्वेश्चन आपको जो है वो होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, that is your another very important question. Aris started business of baby diapers by investing cash, purchased office equipment by cash, purchased merchandise on account, sold merchandise on account, purchased office supplies on account, received cash from customer,
paid cash to supplier and sold excess office equipment on cash. तो these are the 8 transactions जिसको आपने रिसॉल्व करना है और फिर इसके बाद इसको जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर या इसको जो है वो क्वेश्चन सी फॉर्म में जो है वो आपने मुझे क्लास में सबमिट कराना है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। दैट विल बी द एंड ऑफ द क्लास नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। क्लास नंबर 2 के अंदर हमने इसको यहाँ तक जो है वो डिसाइड किया था कि हम इसको यहाँ तक लेकर आएंगे, तो वो टॉपिक हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर यहीं से इस लेक्चर को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट डालेंगे और साथ ही साथ फिर आपको जनरलाइजिंग और उसका जो प्राइमरी अकाउंटिंग साइकिल का जो टॉपिक है वो आपको इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज के अंदर आपको बहुत डिटेल के अंदर जो है वो मिलेगा। सो आई होप कि आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको जो है प्रैक्टिस करते हुए इस पूरे टॉपिक को जो है वो अच्छी तरीके से इस पे ग्रिप हासिल करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फरूख अदील। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।